हम बात कर रहे हैं उन लोगों की कि जिन्होंने कोरोना को डिफीट दी। उनमें एक नाम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी है। उन्होंने भी पहले भी बहुत एहतियात की और अभी भी वो बहुत मोहतात हैं माशाल्लाह से। सेहत भी उनकी बहुत बेहतर है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात करें, लेकिन मामला रहेगा भारत का, भारत के रवैयों का, पाकिस्तान के किरदार का। हम पाकिस्तान बार बार ऐसे रवैये का इजहार करता है कि जिसके बाद आलमी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि तरीक़ा तो यही है अमन के रास्ते पर चलने का, सिफारतकारी करने का। लेकिन बार बार फिर एक आम पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या पागलपन की कोई इंतहा है? सरहद पार बैठे भारत में जो बढ़ता चला जा रहा है ये रवैया, ये तशद्दुद, ये जुल्म, कोई इंतहा है सबकी? अब क्या हुआ है जी? मक्कार भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जंग बंदी अपील की धज्जियां बखेरी। कोरोना वबा के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल की सिविल आबादी पर गोलाबारी की गई, निशाना बनाया गया। मकबूजा वादी में देखिए आग और खून का खेल जारी है। गैर मुल्की मीडिया और यूएन मिलिट्री मिशन को भी एलओसी मुतासरीन से मिलने की इजाजत न दी। और फिर पाकिस्तान का रवैया जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे हक़ाइक़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। हमने अपना किरदार अदा किया बड़े बेहतर अंदाज में, बड़ा आगे बढ़कर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमको ज्वाइन कर चुके। अब हम इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। शाह साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हुआ। मैंने तो पहले ऐलान कर दिया था कि शाह साहब अपना ख्याल रखते हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। शाह साहब आप जिस मामले का किरण जिक्र कर रही हैं, ज़ाहिर है वो कश्मीर की बात है। वो जिस तरह मुबस्सिर मिशन को कहते हैं कि हम आपको दिखाएंगे, लेकर जाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर शहरी आबादी को जिस तरीके से भारत निशाना बनाता है, और इस साल सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हुई और हमने ये दिखाया, बार बार इस बारे में बात की। शाह साहब मुझे बताइएगा कितना अहम ये दौरा था और इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को? यकीनन ये दौरा अहम था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी राय कायम करते हैं, लिखते हैं और इंटरनेशनल ऑडियंस को बाखबर रखते हैं। अब देखिए, एक दोहरा मयार आपके सामने आ गया। एक तरफ पाकिस्तान छुपाने को कुछ नहीं है तो कहते हैं, दावत देता है, आइए आके देखिए, आज़ाद कश्मीर के हालात भी देखिए और उनका मवाजना कीजिए मकबूजा कश्मीर के हालात से। क्या भारत मकबूजा कश्मीर में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, ऑब्जर्वर्स को वहां जाने की इजाजत देता है? देगा? न देता है, न देगा। क्यों? इसलिए कि वो लोगों से हकायक छुपाना चाहता है और हमें हकायक बताने से कोई खौफ नहीं है। चुनाचे हम ले गए, हमने दिखाना ये था कि भारत मुसलसल सीज फायर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर की खिलाफ वर्जियां करता चला आ रहा है और बिलखुसूस पिछले एक साल में तो उनकी शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है। निशाना बनाते हैं वो मासूम निहत्ते शहरियों को, फौज को टारगेट नहीं करते, आम शहरियों को टारगेट करते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार रहते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि दूसरी तरफ जब हम रिटेलिएट भी करना चाहते हैं तो हमें आबादी का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि हमें कश्मीरियों का एहसास है। दूसरी तरफ जो लोग बसते हैं उनके भी जज्बात जो हैं वो उनके दिल भी पाकिस्तान से धड़कते हैं, तो हम हरगिज उनको निशाना नहीं बना सकते जो हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं। चुनाचे हम उनकी पोस्ट को टारगेट करते हैं, निहत्ते लोगों को नहीं करते। अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बरमला जब ये कोरोना का वायरस दुनिया में फैला, कोविड-19 की सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा जितने दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर, इस पर सीज फायर किया जाए ताकि लोगों को आसानी पैदा हो और हम मिलकर जो उनकी सेहत और उनकी भलाई के लिए कोशिशें करें। भारत ने ऐसा नहीं किया, जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी बरकरार रखी और आज भी एक साल हो गया है मुसलसल वो एक मिलिट्री सीज की कैफियत में है। हर 8 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी तैनात है। इतनी दुनिया में मिलिट्री कंसंट्रेशन जो है, डिप्लॉयमेंट कहीं नहीं है जो आपको मकबूजा कश्मीर पे दिखाई देती है। अब बात ये है
کہ اقوام متحدہ نے اپنے آبزرورز بھی تعینات کر رکھے ہیں. ان آبزرورز کا مقصد کیا ہے جو ملٹری آبزرورز ہے؟ تاکہ پیس اینڈ سیکیورٹی کو انشور کرے. انہوں نے ان کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیا ہے, ان کو باہر نکلنے نہیں دیتے. ہمارے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے, وہ ان کو محدود کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ صحیح رپورٹ نہ کر سکے. تو وہ اقوام متحدہ جس کی ذمہ داری ہے وہاں پیس اینڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا, اس کے ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں. سیکریٹری جنرل اپیل کرتے ہیں, انہیں بھی موقع نہیں دیتے, سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کے روز اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور میری ان سے 2 طرفہ ملاقات ہوگی. تو جو نئی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے میں انہیں اعتماد میں بھی لوں گا اور پاکستان کا موقف ان کی خدمت پہ پیش بھی کروں گا. سر یہ تو ایک معاملہ ہو گیا. اب پلیز ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا, یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کرونا سے بڑا ڈیمیج ہوا, وہاں پر بہت لوگوں کی جانیں گئیں. تو وزیر اعظم کا وہاں پر ٹیلی فونک رابطہ ہونا اور پھر اس کے بعد میں یہ ساری کی ساری ان کی بہت پازیٹیو باتیں ہونا, ان کو دعوت دینا. سر ایک تو یہ کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ میں تعلقات, دوسرا یہ کہ یہ خطے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ 2 ممالک اس طرح سے آئیں, اور پھر تیسرے یہ کہ بھارت کو اس پر بھی تکلیف رہی ہے. پچھلے ہفتے سے اب تک ہم نے یہی دیکھا. سر دیکھیے بنگلہ دیش کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو حقیقت ہے اس کو آپ نے بھی تسلیم کر لیا, ہم نے بھی تسلیم کر لیا. آئیے مل کر دیکھیں اس خطے کی بہتری کے لیے ہم سارک کا فورم ہے اور فورمز ہیں, کنیکٹیویٹی ہے, ٹورزم ہے, ٹریڈ ہے, کس طرح ہم بہتری لا سکتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. ہم نے ایک نیا سفیر بھی وہاں تعینات کیا ہے اور ایک اچھا جسے کہتے ہیں نا ایک فعال ڈپلومیٹ وہاں بھیجا ہے, اور ارادہ یہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ ڈھاکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا بتدریج اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بگڑ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے جب سے یہ سرکار آئی ہے RSS ہندوتوا سوچ والی, تو بہت بگڑ گئے. چین کے ساتھ آپ نے دیکھا ابھی حالیہ جو سٹینڈ آف ہوا ہے, تعلقات بگڑ گئے. نیپال کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تعلقات بگڑے ہوئے ہیں اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن جو بنگالیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کلکتہ میں, اور وہاں جو NRC اور جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی زد میں ان کو لایا گیا ہے, اس سے ایک ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انکمفرٹ دکھائی دے رہا ہے. تو آپ دیکھیں سری لنکا کی کہانی آپ کے سامنے ہے. بتدریج وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اپنی جو اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا سوچ کے بل بوتے پر بگاڑتا چلا جا رہا ہے, اور الحمدللہ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ چابہار سے اب ایران نے بھی ان کو وہاں سے رفو چکر کیا اور کہا کہ ہم یہ پروجیکٹ, وہ تو ان کی انویسٹمنٹ ہی ڈوب گئی شاہ صاحب. انڈیا کی ساری کوششیں تو ناکام ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ بھی ڈوب جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیں شاہ صاحب, جتنی کوششیں پاکستان کی اپنے حالات بہتر کرنے کی ہیں اور اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ہیں, اور جو خطے میں اس وقت ہو رہا ہے جو انڈیا کر رہا ہے, اس سے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں انڈیا جو آئسولیٹ ہو جائے گا, بلکہ انڈیا ٹکڑے بھی ہو جائے گا, جو سیپریٹسٹ موومنٹس وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سیپریٹسٹ موومنٹس تو نارتھ ایسٹ میں ہیں اور کافی ساری ہیں. اب وہ ان کو دبائے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہے. اگر ان کے جو اقدامات ہیں ان پر کشمیر کے لوگ اتنے مطمئن ہیں, اتنے خوش ہیں, تو پھر اتنی فوج کشی کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس دباؤ کی اور اس گھٹن کی ضرورت کیا ہے؟ کھولیے, لوگوں کو آنے دیجیے, جانے دیجیے. انٹرنیٹ سروسز اور آپ نے جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا اس کو ختم کیجیے, تو ظاہر ہو جائے گا حقائق کا. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے ان کے پورے خطے کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہے,
और आप उसके असरात देख रहे हैं। उसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ रहे हैं। और उनका जो डिज़ाइन था, भारत का डिज़ाइन था पाकिस्तान को आइसोलेट करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नाकाम हुए। 1 साल के अंदर वो भारत जिसका उन्होंने एक शाइनिंग इंडिया का एक इमेज बनाया हुआ था, डूमिंग इंडिया में कन्वर्ट हो गया। उसका बेड़ा गर्क हो गया है। और आज इंडिया का जो इंटरनेशनल इमेज जितना बर्बाद आज हुआ है, दिल्ली का जो मैसेकर है और जो दिल्ली के हालात हैं, जो अभी उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया, उसको आप सामने रख लें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को सामने रख लें, मकबूजा कश्मीर की कैफियत को सामने रख लें, NRC को सामने रख लें, और अब जो कोविड पर जो उन्होंने मिस हैंडल किया है, इस वक्त जिस तेजी से कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैल रहा है, और एग्जैक्टली उन्हें चाहिए फोकस उस पर करें। ये इस वक्त ज़रूरत इसी बात के फोकस उस पर करें। शाह साहब, ये तो हमने बात कर ली जो इस वक्त रीजन में हो रहा है, जो इस वक्त भारत कर रहा है। एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो आपसे मुताल्लिक है, क्योंकि सर कुछ इल्ज़ामात आप पर लगाए गए और वो इल्ज़ामात आप ही के एक MNA अहमद हुसैन साहब की तरफ से लगाए गए थे, और सर पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको क्लीन चिट दी। इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चगाना चीज थी, वो इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है कि उस पर कमेंट करना भी वक्त का ज़िया होगा। डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको शो कॉज नोटिस दिया और उनको वार्न किया है कि ये आपने नामुनासिब बातें की हैं और आइंदा इनको मत दोहराइएगा। ठीक है, उन्होंने अगर गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर किया है तो मैं तो एक जिम्मेदार पोजीशन पे हूँ और मेरा बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। खुदा करे अल्लाह उनको उनकी फ्रस्ट्रेशंस को दूर करे और अल्लाह को शऊर अता फरमाए। शाह साहब, मतलब क्लीन चिट तो नहीं मिली है ना उनको, वार्निंग मिली है। बात ये है, जब बात में कोई चीज कोई उसमें कोई माने नहीं है, उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। देखिए बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि जी शाह महमूद जो हैं वो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और वो इमरान खान के खिलाफ साजिश में मुब्तला है। अरे भाई, अगर साजिश में मुब्तला हूँ तो फिर तो इमरान खान साहब का नोटिस लेना चाहिए। ठीक है ना, इमरान खान साहब तो मुझे अपने मतलब कुर्बत में रखे हुए हैं, तो ये इतनी ऐसी बात है कि कोई उस पर हंसता है। अच्छा, और खुदा वो आपने हंस के जवाब दे दिया। मजाक उड़ा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे।